बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ 10th के सिलसिले में ये लेक्चर नंबर 70 है और ये जो है ना मश्क नंबर हमारी है 3.7। ये 3.7 जो कि अमली सवालात पर मुश्तमिल है। ये हम सारे सवाल हल करेंगे। यहाँ सवाल नंबर ये जो है ना वो लिख देते हैं, वो हाल मैंने कर दिया। तो ये जो है ना ये जो है ना सवालात हम हल करते हैं। अमली सवालात, ये जो मैथमेटिक्स है, ये इसका असल मकसद ये जो कुछ भी इसमें हो रहा है प्योर मैथ में, ये होता यही है। हकीकी ज़िंदगी के टेक्निकल मसाइल जो होते हैं या इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग के मसाइल में जो कैलकुलेशन होती है, इतनी वैसलें लगती हैं, इतनी चीज़ें लगती हैं, तो वो इंडस्ट्री के, एटॉमिक एनर्जी के, पावर हाउस के और इवन मेडिकल के, ये जो बड़े बड़े मुहिम्में हल किए जाते हैं, मैथमेटिक्स ये इजीली हल करता है। तो प्योर मैथ इसीलिए पढ़ा जाता है। जब तक आप अप्लाइड मैथ, जिसको मैथ की एप्लीकेशन कह सकते हैं, जब तक अप्लाइड मैथ में आप अमली तौर पर हिस्सा नहीं लेंगे, आपका मैथ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये यहाँ अब सवाल आ रहे हैं अप्लाइड मैथ के। अप्लाइड मैथ में ये एक चीज़ जो सेपरेट से मद्देनज़र रखनी पड़ती है, इसमें यह है कि आपको यूनिट का ख्याल रखना पड़ता है। यूनिट मतलब ये कि जो मिकदारें आपने ली हैं किस यूनिट में ली हैं। अब वो जो है ना, इस वक्त दुनिया में दो किस्म के यूनिट राइज हैं। तो एक तो SI यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, और एक FPS यूनिट है जिसमें फुट पाउंड सेकंड है। तो ये FPS स्टैंडर्ड इंटरनेशनल तकरीबन तमाम दुनिया में राइज है। तो वो इसमें मास का यूनिट kg है और लंबाई का यूनिट जो है वो मीटर है SI सिस्टम में, और टाइम का यूनिट सेकंड है। यानी आगे फिर कन्वर्ट किया गया, मीटर के किलोमीटर बनाए गए हैं और छोटे भी यूनिट बनाए गए हैं, इसी तरह kg के टन्स बनाए गए हैं, लेकिन वो मेन यूनिट वो है। यहाँ ज़्यादा बहस नहीं करते, जब फिज़िक्स का कोई मौका आएगा फिर बताएंगे आपको। तो दूसरा यूनिट है FPS। ये FPS में लंबाई का यूनिट फुट है, जिसमें 12 इंच होते हैं और 3 फुट का 1 गज़ होता है। फिर वो 1760 गज़ का 1 मील होता है, तो उसका भी ज़्यादा नहीं बताते। और वो वज़न का यूनिट मास का पाउंड है और टाइम का यूनिट उसमें भी सेकंड है। तो ये सिर्फ आपसे बताना इसलिए ज़रूरी था कि आपको थोड़ा थोड़ा कुछ पता चल जाए, क्योंकि ये जो अभी जो सवाल दिए आपने हल करने हैं, ये ज़्यादातर जिस किसी ने भी किताब बनाई है उसने FPS सिस्टम के सवाल डाल दिए हैं। हालांकि ये जो FPS सिस्टम मतरूक काफ़ी किया जा दुनिया में, इसको डिसलाइक किया जा रहा है, तो लेकिन सवाल डाल दिए, तो अब हम हल करेंगे। तो आइए हम सवाल करते हैं। तो एक मकाब का सतही रकबा एक ज़िला के रकबा के डायरेक्ट मुतनासिब है, यानी रास्त मुतनासिब है। तो मकाब कहते हैं कि ऐसा डब्बा टाइप चीज़ जिसके तमाम ज़िले साइडें यानी बराबर हों। 6 साइडें होती हैं, फिर उसकी 6 साइडें के बराबर हों और हर साइड का ज़ाविया 90 डिग्री हो। तो यानी वो एक स्क्वायर बन गया ना, हर साइड स्क्वायर का रकबा साइड ज़रबे साइड होता है। तो वो जो है ना वो कह रहा है उसका जो एक ज़िले का रकबा यानी स्क्वायर का रकबा एक साइड का, तो रास मुतनासिब है सारी टोटल सारी सतहों के, यानी डायरेक्ट मुतनासिब है। अगर रकबा फ़र्ज़ किया कि 27 मुरबा यूनिट हो, यानी जो भी यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं 27 हो, और लंबाई 3 यूनिट हो, जो भी यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मालूम करें। ये तो डाटा दे दिया, ये मालूम करें। क्या मालूम करना है कि एरिया कितना होगा, टोटल एरिया, सरफेस एरिया, जबकि लंबाई 4 यूनिट हो जाए। दूसरा ये है कि लंबाई कितनी होगी जबकि रकबा 12 यूनिट हो जाए। यानी ये एक सवाल के में से 2 सवाल डिमांड किए जा रहे हैं। मैं दोबारा सवाल समझा दूं। दोबारा, एक मकाब जिसको क्यूब कहते हैं का सतही रकबा एक ज़िला यानी वो साइड के रकबा के डायरेक्ट मुतनासिब है, यानी साइड का रकबा मतलब स्क्वायर का रकबा डायरेक्ट मुतनासिब है, यानी वो जो है ना डायरेक्ट वो जो डायरेक्टली वो प्रोपोर्शनल है। अगर टोटल रकबा जो है क्यूब का 27 हो मुरबा यूनिट यानी 27 मुरबा हो, तो और लंबाई एक ज़िला की 3 हो,
तो फिर मालूम करें। ए बराबर है सवाल कितना है, यानी एरिया उसका मालूम जो करना, दो जवाब मांगने। एक एरिया कितना हुआ टोटल जबकि लंबाई 4 यूनिट हो जाए, दूसरा वो लंबाई कितनी होगी जबकि रकबा 12 यूनिट हो। तो ये हम सवाल हल करते हैं। अब आपको मैंने बताया था कि ये हम ये जो है ना, पहले तो ये तो रकम लिखी गई है, ए बराबर 27 यूनिट स्क्वायर यूनिट, एल बराबर 3 यूनिट्स फाइंड। ये एरिया मालूम करना है तो एल 4 यूनिट है और एल मालूम करनी है, एरिया 12 यूनिट है। ये सवाल या निशान इस चीज़ है। तो ये यहाँ आ गया है ए प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, एल मीन साइड स्क्वायर, यानी जैसे बताया एरिया यानी सरफेस एरिया क्यूब का एल स्क्वायर के बराबर है। तो इसको हम के के बराबर तस्वर कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू के एल स्क्वायर। अब हम वो एल की और ए की पहले हिस्से की वैल्यू डालते हैं। तो ये ए की 27 है और एल की 3 है, 3 का स्क्वायर होगा, 3 3 9 होगा, 9 नीचे आएगा, के अकेला रह जाएगा, तो ये 3 आ गया, यानी के की वैल्यू 3 आ गई। हमें असल में पहले के की वैल्यू डालनी पड़ती है। अब दोबारा हम वो तो पहला सवाल हल करते हैं। तो ए बराबर के एल स्क्वायर, ये इस फार्मूले को लेते हैं, अब इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, के एल स्क्वायर। तो ए एरिया तो हमने निकालना है, इसकी वैल्यू 3 हमने निकाल ली, इसकी 4 स्क्वायर डाल ली, तो ये आ गया 4 चौके 16 3 48 स्क्वायर यूनिट्स। अब स्क्वायर यूनिट से मतलब ये है कि मीटर में है, सेंटीमीटर में है, इंच में है, जो भी है उतने स्क्वायर यूनिट्स आ गए। तो ये दूसरा भी हमें इसी तरह सॉल्व करते हैं। इसमें हम ए की वैल्यू 12 दी गई है, इसकी 3 यहाँ निकाली हुई है, यहाँ 3 डाल दी एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर आ गया 12/3 यानी 4। तो ये तो एल स्क्वायर है, तो एल अकेला इसका अंडर रूट आएगा तो 2 आ जाएगा। ये हमारा 2 जवाब आ गया। अब अगला ये सवाल है, किसी भी गोले जिसको सफ़ियर कहते हैं, सफ़ियर ऐसी चीज़ होती है जैसे गेंद होती है या फुटबॉल होता है कि हर तरफ से गोल हो, उसको सतही रकबा जिसको एस का नाम दे दिया गया, रास्त यानी आर उसका रदास ये होगा, उसमें से फ़र्ज़ किया फुटबॉल है, उसमें से सुराख करके बिल्कुल सेंटर में से जो रेडियस होगा वो रदास कहलाएगा। मुरब्बा के डायरेक्ट मुतनासिब होता है, यानी सतही का रकबा और रदास के मुरब्बा, रदास का अलग मुरब्बा लेना है, वो डायरेक्ट मुतनासिब होता है। अगर रकबा यानी एस इज इक्वल टू 16 पाई हो, पाई की वैल्यू आपको मालूम होगी, आपने मिडिल क्लास में पढ़ा होगा, 2/7 होती है। तो और आर बराबर 2, तो मालूम करें कि वो क्या मालूम करना है, एस बराबर 36 पाई हो तो आर कितना होगा। ये एक ही चीज़ है, एक हिस्सा मालूम करना है। अब हमने डाटा देते हैं, एस इज इक्वल टू 16 पाई को ऐसे लिखा जाता है, आर इज इक्वल टू 2 यूनिट। और ये जो स्टैंडर्ड जो है वो जो उसका सतही रकबा यानी एस सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर यानी रेडियस स्क्वायर, ये एक्चुअल प्रोपोर्शन है। तो फाइंड आर मालूम करें। जब एस वर्ड 36 ज़रब पाई आपको याद है 2/7 होता है। 2/7 क्या है कि बाई अगर किसी दायरे का सरकमफ्रेंस है तो 7 डाया होगा, यानी ये रेशो हमेशा कायम रहेगी। सरकमफ्रेंस बढ़ेगा तो डाया भी बढ़ जाएगा। तो ये एस प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और एस इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, जैसे पिछले सवाल में किया, पुट वैल्यूज़ टू फाइंड के, और आ गया ये, इसमें वैल्यूज़ हम डालते हैं। एस उसने 16 पाई दिया गया है, हमने यहाँ से ये डाला 16 पाई, के 2 स्क्वायर, तो के को अकेला करेंगे, ये 2 दूनी 4, ये नीचे आ जाएगा, ये यहाँ आ गया 16 पाई। तो ये कैलकुलेटर से किया गया, वैल्यू डाली पाई की 12.57 के की वैल्यू आ गई। ये वो कैलकुलेटर में ये पाई की वैल्यू दी होती है, ये आप उससे मल्टीप्लाई करके देख लें और 4 से डिवाइड करके देख लें। तो अब दोबारा ये असल सवाल की तरफ आते हैं जो हमने मालूम करना है। एस के आर स्क्वायर, के की वैल्यू हमने 12.57 डाली और एस की 36 पाई दी गई है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को अकेला के ये इससे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होकर ये आ गया 8.9975 और आर बराबर 3 अप्रॉक्सीमेट आ गया ये 8.99, ये आर स्क्वायर की वैल्यू है। तो आर इसका क्यूब रूट आएगा, सॉरी स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट जो है ना आर बराबर 3 आ जाएगा। ये तीसरा सवाल है। ये सारे सवाल, ये पहले 2 सवाल
ये तो ये वो क्या कहते हैं ज्योमेट्री से मुतल्लक थे। अब ये तीसरा सवाल हमारा में फिज़िक्स से ताल्लुक़ है। हुक का कानून कहता है, हुक्स लॉ जो है फिज़िक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, वो कहता है जब एक स्प्रिंग के खिंचाव के लिए फोर्स लगाई जाती है, यानी इस स्प्रिंग को खींचा जाता है, उसके लिए जो फोर्स लगाई जाती है खिंचाव के लिए, वो एस एलांगेशन के उसका सिंबल एस दिया है कि रास डायरेक्ट मुतनासिबत है, यानी फोर्स जितनी भी लगेगी उतना ज़्यादा स्प्रिंग में खिंचाव आएगा, यानी खींचा के लंबा हो जाएगा, रास मुतनासिबत डायरेक्टली। ठीक है, तो वो फ़र्ज़ किया फोर्स 32 पाउंड लगाई गई है, यानी 32 पाउंड फोर्स लगाकर उसको खींचा गया है, 32 पाउंड की फोर्स लगाकर खींचा गया। आपको पता है कि 1 पाउंड जो है ना वो तकरीबन 0.54 kg के बराबर होता है, तो या 2.2 पाउंड का 1 kg होता है। अच्छा, ये जो है ना वो फ़र्ज़ किया 32 पाउंड की फोर्स लगाई गई हो, जिससे S 1.6 हो जाए, यानी खिंचाव जो है ना इतना 1.6 उसका, यानी 1/6 ये हो गया, यानी वो ज़्यादा हो गया। मालूम करें अगर S बराबर 0.8 इंच हो जाए तो फोर्स कितनी होगी, अगर फोर्स 50 पाउंड हो तो S कितना होगा, यानी ये एलांगेशन का S है, ये भी एलांगेशन का, ये फोर्स का है। तो ये है तो कदर मुश्किल का सवाल है, लेकिन जो लोग जिन्होंने फिज़िक्स में अच्छा पढ़ा हुआ होगा उनको वो समझ आ जाएगा जल्दी। तो गिवन डाटा, तो F बराबर 32 पाउंड, S बराबर 1.6 एंड ये फार्मूला है S, यानी ये प्रोपोर्शन है S, और ये मालूम करना है S मालूम करना है, जबकि F इतनी हो, S इतना है और F इतना है। अब वो प्रोपोर्शन F प्रोपोर्शनल टू S और F इज इक्वल टू KS, यानी K कांस्टेंट ले लिया S, तो वैल्यू ऑफ K, तो अब हमने वैल्यू डालते हैं, ये 32 डाली यहाँ से ली और 1.6 यहाँ से ली, K की वैल्यू आ गई 32/1.6 इज इक्वल टू 20 आ गई। अब हमने पहले सवाल को हल करते हुए F इज इक्वल टू KS इस फार्मूले को मद्देनजर रखना है, तो ये 50 इज इक्वल टू S20, अब 20 इधर आ जाएगा, ऐसा अकेला किया तो 50/20 2.5 इंचज़, यानी 2.5 इंचज़ स्प्रिंग में खिंचाव पैदा होगा, यानी 2.5 इंचज़ स्प्रिंग बढ़ जाएगा। अच्छा, सॉल्विंग दूसरे के F इज इक्वल टू KS वही फार्मूला है, F इज इक्वल टू 0.8/20, तो F इज इक्वल टू 16 पाउंड, यानी 16 पाउंड की फोर्स लगानी पड़ेगी 0.8 के लिए। अब चौथा सवाल भी फिज़िक्स का ही है। एक ख़ास जगह से रोशनी की शिद्दत फासला D, यानी वो स्क्वायर के, ये D मीन डिस्टेंस जो का स्क्वायर निकालना कि बलक्स मुतनासिब होती है, यानी रोशनी जो किसी जगह से डाली जाए जितना फासला पर जब तक पहुंचेगी उसका स्क्वायर लें, यानी फासले का स्क्वायर लें और रोशनी की शिद्दत लें। रोशनी की शिद्दत कैंडल पावर में लेगी, यानी वो मोमबत्ती की रोशनियों से एक स्टैंडर्ड रखे गए हैं, वो स्टैंडर्ड किस्म की मोमबत्ती होती है, उसके से कैलकुलेट करते हैं। ये फिज़िक्स का सवाल है, लाइट के चैप्टर में है। तो D स्क्वायर के बलक्स, यानी वो फासला अगर बढ़ेगा तो वहाँ जो रोशनी पहुँचेगी वो कमी होती जाएगी। कमी कितनी होगी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वो आगे हम सवाल आता था, अगर रोशनी की शिद्दत 20 कैंडल पावर हो और फासला 12 फीट हो, तो जब फासला 8 फीट हो जाए तो फिर रोशनी की शिद्दत क्या हो जाएगी, ये सवाल का जवाब है, यानी एक जवाब निकालना है। अब हम पहले हल करते हैं गिवन डाटा। I इज इक्वल टू 20, I मीन्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल 20 कैंडल पावर, D डिस्टेंस इज इक्वल 12 फीट में दिया गया है। अब जो है ना एक्चुअल जो प्रोपोर्शन है जो आपको समझने की मैंने लिखी, I प्रोपोर्शनल 1/D स्क्वायर, यानी ये बढ़ती जाएगी, ये घटती जाएगी, ये क्योंकि तकसीम हो रहा है तो ये वैल्यू गिरती चली जाएगी। अब सवाल के तहत ये है कि अगला जो मालूम है D अगर 8 हो तो 8 फीट हो तो I कितना होगा, इंटेंसिटी कितनी होगी। तो यही फार्मूला हमने वही लिखा हुआ, I इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/D स्क्वायर और I इज इक्वल टू KD स्क्वायर, और I की वैल्यू 20 है, ये यहाँ से हमने डाली, K/12 वो है 12 स्क्वायर होगा 144 हो जाएगा, तो K को अकेला गया 144 से जाएगा, तो ये K का आया 2880 2880, ये आ गया हमारा। अब अगेन यही हमने इसमें फार्मूले के लिए KD स्क्वायर
तो आई इज इक्वल टू, आई हमने निकालनी है 2880/8², ये 8 फुट दिया गया है, और आई इज इक्वल टू 2880/64, ये 64 हो जाएगा, और ये आ गया जी तकसीम होकर 45 कैंडल पावर, ये हमारी निकलेगी। ये सवाल की बेसिकली सवाल ये इतना मुश्किल नहीं है जितना रकम को समझना मुश्किल है, बहरहाल करने तो है ना। अच्छा, अब ये 5वां सवाल है, प्रेशर P का किसी भी माई की गहराई D से रास्त डायरेक्ट मुतनासिब है। जैसे एक ये जो है कोई टैंक है, टैंक के में लिक्विड जो होता है पानी, वो जितना टैंक का लेवल होगा बढ़ता जाएगा, वो पानी नीचे तय पर वज़न डालेगा, तो जो वज़न डालेगा तो वज़न प्रेशर की सूरत में डालेगा। वो जो वज़न होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको प्रेशर कहते हैं। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया पर जो फोर्स। तो फ़र्ज़ किया कि यानी वो नीचे एरिया हमारा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो ऊपर जो भी है उसमें हम फी स्क्वायर सेंटीमीटर को काउंट करेंगे। तो ये प्रेशर है, ऊपर जितनी फोर्स है केजीज में है, तो वो उसके हिसाब से हो जाएगा। तो प्रेशर का वो अगर डायरेक्ट लिया है तो इसका तल्लक वो अगर कोई और लिक्विड है तो उसकी फिर डेंसिटी भी तरह होगा बार, लेकिन ये पानी का प्रेशर का गहराई से डायरेक्ट कर लगा। अगर 5 फीट हो गहराई वाले एक टैंक के पेंदे पर 2.25 पाउंड पर स्क्वायर इंच, यानी इतना वो 2.25 पाउंड फी स्क्वायर इंचज़ प्रेशर डाल रहा है। तो पेंदे पर अगर 9 पाउंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर हो तो फिर गहराई कितनी होगी, ये हमने इस सवाल को हल करना है। ये हमने डाटा गिवन डाटा P 2.25 PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच, D बराबर 5 फीट एंड प्रोपोर्शन P डायरेक्टली D, ये बड़ा आसान सा प्रोपोर्शन है। तो इफ़ अगर 9 PSI हो जाए, P प्रेशर 9 PSI, D कितना होगा, तो ये P प्रोपोर्शनल D, P इज इक्वल टू KD, और 2.25 इज इक्वल टू K5, और K की वैल्यू निकल आई 0.45। या आप तकसीम करके देख लें, ये आ जाएगा। अगेन P बराबर KD, और 9 इज इक्वल टू, अब 9 हमने ये वैल्यू डाली इसकी P की, ये 9 ये दिया गया है, 9 इज 0.45D, और D इज इक्वल टू 9/0.45 जो 20 फीट, ये आंसर। ये जो है ना, इस किस्म के सवालों में ये याद रखें, आपने जो FPS है या SI सिस्टम है, उसका जो मेन यूनिट है उसमें कन्वर्ट कर लेना है। अगर किसी और यूनिट में, जो छोटे बड़े यूनिट में दिया हो, आपने पूरे लंबाई को मीटर में चेंज कर लेना है, और अगर FPS सिस्टम है तो लंबाई को फुट में चेंज कर लेना है, टाइम को सेकंड में चेंज कर लेना है, और मास को अगर वो FPS सिस्टम है पाउंड में चेंज कर लेना है, अगर वो SI सिस्टम है तो KG में चेंज कर लेना है। तो वो अदरवाइज सवाल जवाब गलत हो जाएगा। ये सारा उस यूनिट के हिसाब से रिलेटेड है। अब छठा सवाल है, अकाउंट्स का सवाल है। मजदूरी की कास्ट C, यानी कास्ट अगर C हो का मिला जुला रास्त मतलब डायरेक्ट तल्लक या तनासब, यानी वो मिला जुला से मतलब ये मल्टीपल प्रोडक्ट तल्लक या तनासब औस वर्कर्स की तनख्वाह N और दिनों D से होता है। यानी जो कास्ट आती है, कास्ट मीन्स ये किसी चीज़ का जो मेहनत पर ख़र्चा आता है उसको कास्ट कहते हैं। हमने यानी वो कोई चीज़ अगर कोई ख़रीदी गई है तो वो हमने कहेंगे कि इतनी ख़रीदी, इसकी इतनी कास्ट आई। तो यह जब हम कोई खुद तैयार करते हैं, आमतौर कास्ट का रिलेटेड तैयार करने से होता है। तो किसी कारखाने में खुद तैयार करते हैं तो कारखानादार देखता है कि मटेरियल कितने का आया, मजदूरी कितनी पड़ी, बिजली का ख़र्चा क्या आया, और दीगर ख़र्चे क्या आए, जो किराया लगा लाने जाने पर। तो ये फिर सारे को कास्ट कहते हैं। वो फिर उससे तयन करता है कि इसका मुनाफा कितना रखना चाहिए। तो वो डायरेक्टली वो लिखा गया है कि मजदूरी की जो कास्ट है उसका एक तल्लक तो वो होता है कि वर्कर कितने काम किए, उन वर्करों की तनख्वाह क्या थी, फिर वर्करों का दिन कितने काम किया, और यह दिन या डेज से होता है। तो ये बनता है C प्रोपोर्शनल टू ND नंबर ऑफ वर्कर्स, D मीन नंबर ऑफ डेज। अगर 800 मजदूरों की 13 दिन की मजदूरी 28,600 रुपये बनती हो, यानी 286,000 रुपये बनती हो, तो 600 मजदूर हों
तो 18 दिन की मजदूरी क्या होगी। अब देखिए ये 13 दिन है या 18 दिन बढ़ गए, या मजदूर 800 थे या मजदूर 600 हो गए, तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ेगा। अब बहरहाल हम सवाल निकालते हैं, जब हमारे पास फार्मूला आ जाता है सवाल इजी हो जाता है। गिवन डाटा सी रुपीज़ इतना है, कास्ट इतनी आई है, नंबर ऑफ वर्कर्स 800 हैं, डी दिन 13 हैं, तो सी प्रोपोर्शन एन जर बिट डी, दैन इफ एन इज इक्वल टू 600 डी 18, तो सी फिर कितना हो, ये जो है ना सवाल है। तो उसी तरीके से सी प्रोपोर्शनल टू एन डी और सी इज इक्वल टू के एन डी। अब सी की वैल्यू ये डाल दी और एन की वैल्यू ये डाल दी, वो 800 और डेज के 13 डाल दी, तो ये वो जो है ना के को अकेला किया तो ये सारा इधर डिवाइड हो जाएगा, तो आगे 27.5 के की वैल्यू। अब वही फार्मूला फिर इतना लिया, सी इज इक्वल टू के एन डी और सी इज इक्वल टू 27.5 × 18 × 600, ये नई वैल्यू है, ये हमने नई वैल्यू डाली, तो ये आ गया 29,297,000 रुपये। ये क्योंकि डेज बढ़ गए हैं तो मजदूरी उससे बढ़ गई है। अब हमारा 7वां सवाल है सतून पिल्लर, ये वो जो ना ये सिविल इंजीनियरिंग का सवाल है, सिविल टेक्नोलॉजी का। ये ज़रा वो मुश्किल सवाल है, इसको तवज्जो से देखना। सतून पिल्लर की वज़न सहारने की सलाहियत, यानी वज़न कितना सहारता है, तो वज़न तो लाजमी तौर पर केजी में होगा या पाउंडों में होगा। सर उसके डाया का डी की 4 ताकत, यानी ये 4 एक्सपोनेंट है, डायरेक्ट इतनी, यानी इससे यानी वो वज़न सहारने, डाया जितना ज़्यादा होगा उसने वज़न सहारने की सलाहियत ज़्यादा होगी। फिर उसका यानी एक कैलकुलेट किया गया डी की ताकत 4 से डायरेक्ट है। तो लंबाई, अब लंबाई एल स्क्वायर बिलक्स मदरासा, इसका मतलब सतून जितना लंबा होगा, ऊंचा होगा, तो वो वज़न सहारने की सलाहियत कम होती जाएगी। यानी ये फार्मूला ये बनता है सी यानी पिलर का लोड, सी मीन्स लोड, वज़न सहारने की सलाहियत प्रोपोर्शनल डी की 4/L स्क्वायर, यानी ये ज़्यादा है और ये कम होती जाएगी, यानी ये तकसीम हो रही है। 2 है सी प्रोपोर्शनल टू डी की ताकत 4, सी प्रोपोर्शनल टू 1/L की ताकत स्क्वायर। तो अगर एक सतून पिलर होता है जो इमारतों के नीचे वज़न को सहारने के लिए दिया जाता है। आपने ऐसे सतून मस्जिदों में आम देखे होंगे, घरों में तो कम ही होते हैं, मस्जिदों में ज़्यादा होते हैं या बरामदों में होते हैं। अगर एक सतून 6 इंच मोटा हो, यानी 6 इंच डाया हो, 30 फीट ऊंचा हो और 63 ब्रिटिश टन वज़न सहारने वाला हो यानी 63 ब्रिटिश टन, और एक और सतून है वो 4 इंच मोटा है, 4 इंच डाया है और 28 ब्रिटिश टन वज़न सहार रहा है, तो कितना ऊंचा रखना पड़ेगा, यहाँ कैलकुलेट करना उसकी ऊंचाई कितनी रखनी पड़ेगी। हमें 28 टन ऊपर वज़न है जो उसको बर्दाश्त कराना है, और साइज़ हमने 4 इंच मोटा रखना है। तो ये यानी एक सवाल है। तो अब गिवन डाटा डी इज इक्वल टू 6 इंच, एल इज इक्वल टू 3 फीट और सी इज इक्वल टू 63 ब्रिटिश टन। तो अब मालूम करें इफ़ डी 4 हो, सी 28 हो, तो फार्मूला तो ये लिखा हुआ है। तो ये अब हमने दोबारा फार्मूला लिख दिया, सी प्रोपोर्शनल डी की 4, तो सी इज इक्वल टू के डी स्क्वायर बटा एल स्क्वायर। तो अब हमने वैल्यू पुटअप की, सी की 63, ये पहले जो दी हुई पहला डाटा दिया गया, और वो के को मालूम करना, ये हमारा आ गया हमारा यानी 6 की ताकत 4, 6 इंच, तो 4 1296 बन गया। जब यहाँ इस किस्म के फार्मूले में रकम पुटअप करते हैं तो वो सब कुछ मिक्स अप हो जाता है, तो उसमें यूनिट की ज़रूरत शुरू में होती है। तो ये 30 और 900, तो ये जो है 900 आ गया, 30 का स्क्वायर 900। तो अब के को अकेला किया, ये 43.75 आ गया, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें। और फिर दोबारा ये फार्मूला के डी स्क्वायर, अब और 28 दिया गया टन, ये हमने निकालना, 28 हमने यहाँ से लिया, ठीक, ये हमने निकाला। तो और 28 बराबर 43, ये के की वैल्यू है, 4 की स्क्वायर की ताकत 4/L स्क्वायर। तो फिर एल स्क्वायर ये हम अकेला किया तो ये नीचे आ जाएगा, वो सॉरी ये 28 नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, यानी फाइनल हमारा ये बन जाएगा। और ये आ गया 400, और एल 400 का स्क्वायर रूट 20, यानी 20 फीट ऊंचा हमारा रखा जाएगा पिलर, 4 इंच डाया का,
20 फीट ऊंचा रखना पड़ेगा। एक एलिवेटर की वज़न W, लिफ्टिंग गहराई D, पावर P और टाइम T में तल्लक इस तरह होता है। एलिवेटर क्या होता है? ये कोई गहरी चीज़ जगह से जो चीज़ उठाते हैं उसको एलिवेटर कहते हैं। ये एलिवेटर ऊपर लगाया जाता है, ज़रूरी नहीं गहरी जगह हो। ये कोई टावर क्रेन में ऊपर भी हो सकता है, वो भी एलिवेटर हो सकता है जो फर्श पे से वो ज़मीन के बेस से उठा रहा है। तो यानी वो उसको वज़न उठाने की सलाहियत, यानी वज़न इसमें वो कैलकुलेट होगा पाउंडों में। तो गहराई जो है ना वो फुटों में होगी, यानी लिफ्टिंग पावर। और पावर ये जो है ना हमारी ये वो पावर का यूनिट FPS में फुट पाउंड होता है। फुट ज़रबे पाउंड को मल्टीप्लाई करते हैं। टाइम T सेकंड में होता है, इस तरह से होता है। तो ये फार्मूला है T प्रोपोर्शनल टू W यानी मीन्स वेट, D मीन्स डेप्थ गहराई, और P पावर इन फुट पाउंड्स। T प्रोपोर्शनल टू WD ये। तो इसमें K लगाएंगे वो ठीक हो जाएगा। अब फ़र्ज़ किया अब हमने जो डाटा दिया गया T40 दिया गया। T40 क्या है? 40 का मतलब है कि ये जो ना वो टाइम है 40 सेकंड। 40 सेकंड टाइम लेता है। अगर हम टाइम बढ़ाएंगे तो कम हो जाएगी। तो D डेप्थ 120 है, फीट है, ये फीट दिया गया। वेट बराबर 800 पाउंड है, ये डाटा दिया गया। जो मालूम करना है W मालूम करना है, यानी वो आपको वो वज़न के मालूम करना है। तो वज़न HP यानी वो जो है ना आपको वाट में मालूम करने है वो। और T 25 है सेकंड है, और W जो है 4 हार्स पावर है, और D 40 है, यानी ये वेट है। ये W उसका वेट का है, तो वो हार्स पावर है, और D 40 है। तो फीट वो जो है ना वो 500 पाउंड है, ये वाला फुट पाउंड ये 500 पाउंड है। अब हमारा डाटा दिया गया है। अब हम सवाल को तरफ आते हैं। डाटा T 25 सेकंड है, P 4 हार्स पावर है, और वेट 500 पाउंड है, और D बराबर 40 फीट है। ये हमारा डाटा दिया गया। अब जब मालूम करना T 40 सेकंड हो जाए, पावर हमारी हार्स पावर कितनी होगी, यानी कितनी मोटर की ताकत लगेगी। W बराबर 800 पाउंड है, फुट पाउंड, ठीक है, पाउंड्स, और डिस्टेंस बराबर 120 फीट। ये जो हार्स पावर फुट पाउंड में होती है, फुट ज़रबे पाउंड, ये हार्स पावर यहाँ लिखी हुई है। 4 हार्स पावर ये लिखी P 4 हार्स पावर तो 4 हार्स पावर का मतलब होता है 1 हार्स पावर होता है फुट पाउंड तकसीम 33,000 फुट पर मिनट, यानी फुट पाउंड बटा हार्स पावर इन मिनट। वो या अगर सेकंड में लेनी है तो फुट पाउंड बटा 550, ये होती है फार्मूला। तो यहाँ तो खैर ज़रूरत नहीं है। तो अब व्हेन T, ये प्रोपोर्शनलिटी का था साइन था, ये गलती से कंप्यूटर ने ये डाल दिया है, तो आप इसको प्रोपोर्शनलिटी समझ लें। WD बटा P ये फार्मूला है। तो T बराबर K WD बटा P, ये यहाँ से हमने फार्मूला ड्राइव किया ये वाला। और अब वैल्यू डाले T 25 K 500 ज़रबे 40, तो K की वैल्यू हमारी आ गई। K को अकेला किया यहाँ, K की आ रही 1/200, ये हमारी K की वैल्यू आ गई। अब अगेन वो फार्मूला दोबारा डालते हैं। टाइम K WD बटा P, तो ये हमने 40 डाला, ये K की वैल्यू डाली, ये 800 न्यू वैल्यू डाली, ये जो है ये वाली, तो ये 120 ये आगे मत डाले, तो ये वो आगे P 800 तो 120 बटा 40 200, तो ये हमारा आ गया 12 हार्स पावर। 12 हार्स पावर की मोटर लगेगी, यानी थोड़ी सी बड़ी लगानी पड़ेगी, लेकिन वो कम से कम 12 हार्स पावर ज़रूर होनी चाहिए। एक हार्स पावर होता है फुट पाउंड बटा 33,000 पर मिनट, यानी वो होता है। अच्छा, 9वां सवाल है ई काइनेटिक एनर्जी, यानी पूरा लफ्ज़ तो के ही है, इसको ई समझ लें अकेला। काइनेटिक एनर्जी मास m वेलोसिटी v में तल्लक इस तरह होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी और मास वेलोसिटी में तल्लक होता है। ये E = mv², ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, फिज़िक्स का सवाल है। अगर डाटा कुछ इस तरह हो, E 44320 हो जाए, यानी वो
एनर्जी जो है ना ये वो फुट पाउंड में, ये फुट पाउंड में दी गई है एनर्जी, यानी 4320 फुट पाउंड ये वर्क का यूनिट है FPS सिस्टम में। और मास वो जो है ना M45 पाउंड ऑफ मास इतना हो तो वेलोसिटी 24 फुट पर सेकंड हो तो E मालूम करें। अब अगर डाटा ये हो, यानी दोबारा E मालूम करें, या अगर डाटा ये हो यानी V44 फुट सेकंड हो जाए और मास 3000 पाउंड्स हो जाए। हम पहले डाटा से हम K की वैल्यू मालूम करेंगे और अगले डाटा से हम वो दूसरी मालूम करेंगे असल जो हमें रिक्वायर्ड है। E बराबर 4320 फुट पाउंड्स और M बराबर 45 पाउंड्स। कैलकुलेट E इफ़ M इज इक्वल टू 3000 और V44 वो फुट पर फीट पर सेकंड हो, ये वेलोसिटी है। तो व्हेन E इज इक्वल टू mv स्क्वायर और E को K लगाया K mv स्क्वायर और यहाँ E की वैल्यू 4320 यहाँ से डाल दी और 45 यहाँ से डाल दी, 24 हमने यहाँ से डाल दी। ये जो दी हुई है 24 ये दी हुई थी, यहाँ मैं लिखनी भूल गया लेकिन सवाल में लिखी हुई है, ये हमने 24 वो डाल दी, ये डाल दी हमने 24 ये वाली। तो K की वैल्यू निकल आई 4320 बटा 45 576.167 निकल आई। अब दोबारा फार्मूला E इज इक्वल टू K mv स्क्वायर और E को अकेला की तो वैसे ही अकेला 0.167 ज़रबे M3000 ज़रबे 44 ज़रबे 44 ये तो फार्मूला है। ये 96686000 फुट ज़रबे से फुट पाउंड्स, ये हमारा जवाब आ गया, ये हमारा आंसर है। तो ये हमारे सवाल ख़त्म हुआ। अब आपसे गुजारिश है कि वो जो है ना लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और घंटी के बटन को दबा दिया करें। और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मेहनत करें। और मैंने और रोज़ ही कहता रहता हूँ, तो वो नई बात तो कोई कह नहीं सकते। वो जो है ना आपको खुश रखे, कामयाब करें। थैंक यू वेरी मच।